Hello everyone, I am Pallavi, your paper 1 faculty from Sahitya classes, and I have come here to solve the question paper which you have just given. So let's see the question paper. I have a student copy from textbooklet code X. So I'll not be dealing with the DI questions. DI वाले faculty जो maths की faculty है हमारे यहाँ पर वो कराएंगे. आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको एक्सप्लेनेशन साथ साथ में समझाती जाऊंगी ताकि साथ साथ में ही हमें बहुत आसानी से याद हो जाए हम जो भी कर रहे हैं. और कुछ हम बस खाली जो इस टाइम पीरियड में हम नहीं करा पाएंगे, हम उस टाइम पीरियड में हम उसके बस आंसर्स को सॉल्व करेंगे एंड वी लीव इट एज इट इज़ फॉर फ्यूचर क्लासेस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following statements are correct as per classical Indian school of logic न्याय? So न्याय हमें obviously पता है, it is one of the very very important topics. ठीक है, लॉजिक्स का हमारा इंडियन लॉजिक्स का ये टॉपिक है. सो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं आर करेक्ट एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक. इनमें से कौन सी करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है. तो इसके लिए इसको मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ समझा देती हूँ ताकि साथ साथ में ही फटाफट से याद हो जाए. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन में आपके लिए लिखा हुआ है. लेट्स गो वन बाय वन. वो हमसे पूछ रहा है कि हमारी जो कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. अब इसमें हमारे पास वो सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, न्याय सिलॉजिज्म हैज़ 3 प्रोपोजिशंस. अब इनके सेट प्रोपोजिशंस हैं और सेट टर्म्स हैं. हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितने प्रोपोजिशंस हैं, कितने टर्म्स हैं टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो इसके लिए अब हमारे पास 3 हैं या 5 हैं. हम पहले प्रोपोजिशंस को फोकस करते हैं कि क्या प्रोपोजिशंस होती हैं. सॉरी, ओके, सो लेट्स गो. सी, न्याय सिलॉजिज्म में 5 प्रोपोजिशंस होती हैं. देयर आर 5 प्रोपोजिशंस. ठीक है, ये हम साथ साथ याद कर लेते हैं. एक होता है प्रतिजना. आई एम जस्ट ब्रिंगिंग अ लिटिल डिटेल्ड वर्जन फॉर यू ताकि एक होता है क्वेश्चन पेपर के आंसर देख लेना और देख लेना कि हमारा सही है या गलत है. दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि हम उस पेपर से समझें, अगर हमारा सही है तो हमें और डिटेल में समझ में आ जाए ताकि, क्योंकि इससे कोई और क्वेश्चन भी बन सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए, राइट. और अगर हमारा गलत है तो यही हमने कहाँ गलती करी है, इन चीज़ों से ही हम सीखेंगे. पेपर में जब टीचर आपको बोलता है कि आप क्वेश्चन पेपर को करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, PYQs करो, प्रीवियस ईयर्स पर जाओ, दैट मीन्स वो आपको चाहता है कि आप डिटेल्ड वर्जन में जाओ, नॉट जस्ट ABCD. ठीक है, सो हम जितना हो पाएगा उतना डिटेल वर्जन्स लेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, सो 5 स्टेप्स होते हैं. प्रतिजना विच इज़ प्रोपोजिशन, हेतु रीज़न, उदाहरणा मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण देना, उदाहरणा, उपन्या एप्लीकेशन, निगमना कंक्लूजन. सो बेसिकली अब हम इसका, मैं आपको एक बहुत ईजी तरीके से समझाऊं तो ये तो थोड़े डिफिकल्ट वो हो गए, बट अगर मैं आपको बहुत ईजी तरीके से जाऊं, प्रोपोजिशन क्या होता है, एक प्रपोजल हमने रख दिया. सपोज हमने एक पहाड़ देखा, एक हिल देखी, उसके अंदर पे हमने फायर देखा. ठीक है, देयर इज फायर ऑन द हिल. हमने फायर देखी हिल पर, एक हिल है उसके ऊपर हमने फायर देखी कि वहाँ पे फायर लगी हुई है. ठीक है, हेतु, अब हम सोचेंगे, अब हमने फायर देखी है तो व्हाट इज द रीजन. रीजन क्या है, आग क्यों लग गई है, बिकॉज देयर इज स्मोक. अब हमें एग्जैक्टली फायर नहीं दिख रही है, हमें उसका धुआं दिख रहा है. ठीक है, हमें क्यों लग रहा है वहां पे फायर है, क्योंकि देयर इज स्मोक देयर, वहां पे धुआं है. ठीक है, सो प्रोपोजिशन था, हमें वहां पर धुआं दिख रहा है तो हमें लग रहा है वहां आग लगी है. अब एग्जाम्पल, उदाहरण क्या हो गया, जहाँ पर भी हम स्मोक देखते हैं हमें लगता है वहाँ कहीं ना कहीं आग लगी है. हम ब्लैक स्मोक निकलता हुआ देखते हैं, कई बार हम कहीं से जा रहे होते हैं, वी फील दैट देयर इज अ फायर देयर, फायर ब्रिगेड या तो कॉल करनी पड़ती है या ऑलरेडी ऑन द वे होती है. सो वेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, लाइक इन अ किचन. इवन इन किचन अगर बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लग जाता है तो हम क्विकली एग्जॉस्ट चलाते हैं या पानी डालते हैं, राइट. सो सिमिलरली प्रोपोजिशन, रीजन एंड एग्जाम्पल. तो हमारे जो सिलॉजिज्म्स हैं उसमें हमारे पास 5 वो होते हैं. पहले हम प्रोपोजिशन देखते हैं, उसके बाद हम रीजन देखते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं उसका, फिर हम उसकी एप्लीकेशन पर जाते हैं. हमने देख लिया कि क्या हमने एक आग देखी,
क्यों हमें लग रहा है आग लगी है? क्योंकि वहाँ पे एक स्मोक है। ठीक है, फिर हमने एग्जाम्पल दे दिया, जैसे किचन में भी कभी धुआं निकलता है तो हमें लगता है आग ना लग गई हो। ठीक है, अब हम अप्लाई कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसे करेंगे? देयर इज स्मोक ऑन द हिल, पहले हम कह रहे थे देयर इज फायर ऑन द हिल। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मिलाकर इसका एक वो बना दिया कि देयर इज स्मोक ऑन द हिल, ये हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, एंड फाइनल कंक्लूजन जो उसका निगमान है, उसका जो फाइनल कंक्लूजन है, वी विल से देयर इज फायर ऑन द हिल। फाइनली देयरफॉर जो हमने सबसे पहले बोला था वो ट्रू है। सो हमें ये सारे स्टेप्स के ऊपर जाना पड़ता है एक न्याय सिलॉजिज्म को समझने के लिए। ठीक है, सो दैट इज वाई, अब हम अगर क्वेश्चन पर आए, दैट इज वाई हमारे पास न्याय सिलॉजिज्म में हमारे पास 5 प्रोपोर्शंस हैं, नॉट 3। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, 5 प्रोपोजिशंस हमारे पास हैं। अब हमारे पास दूसरी चीज़ जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है, दे आर टर्म्स, कि हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? हमारे पास 3 टर्म्स हैं या 5 टर्म्स हैं? 3 और 5, सो वी हैव 3 टर्म्स, 5 प्रोपोजिशंस एंड 3 टर्म्स। ठीक है, वी हैव 5 प्रोपोजिशंस एंड 3 टर्म्स। न्याय सिलॉजिज्म में याद कर लो, 5 प्रोपोजिशंस 3 टर्म्स, 5 प्रोपोजिशंस एंड 3 टर्म्स। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? 5 प्रोपोजिशंस इन 3 टर्म्स, बी एंड सी। हमारा बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, यस, बी एंड सी ओनली। ठीक है, बी एंड सी ओनली। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, जो फॉल्स होंगी हमारी? ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस। इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस क्या होती है? हमारी अपनी इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस। ठीक है, तो वो ट्रू भी हो सकती हैं, वो फॉल्स भी हो सकती हैं, सो दैट मीन्स इट इज करेक्ट। ठीक है, वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू अ सिंगल प्रोपोजिशन बाय इटसेल्फ। सी, वैलिडिटी कब चाहिए होती है हमें कोई चीज़ की वैलिडिटी कब करनी पड़ती है? जब हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास, तो हमें इन दोनों में से वैलिड देखना है कि आर्ग्यूमेंट कौन सा है। भाई 2 बच्चों में आपस में लड़ाई हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो हम वैलिडिटी करेंगे कि किसने पहले स्टार्ट किया, राइट? हम दोनों की बात सुनेंगे, आसपास लोगों से पूछेंगे। सो वैलिडिटी कैन हैपन व्हेन you have an argument there। ठीक है, so validity can never apply to any single proposition which is correct। एक सिंगल चीज़ पर वैलिडिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें क्यों वैलिड करना है? एक सिंगल स्टेटमेंट में कोई वैलिडिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो इट इज़ करेक्ट इन itself। In a valid argument of all its premises have to be true। एक वैलिड आर्ग्यूमेंट में सारे के सारे प्रीमाइसेस सही होने चाहिए। ठीक है, इज दैट ट्रू? लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन। सो मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। अगर हम अपने इस पर आते हैं, सो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। ओके, तो हमने ये कर लिया। इन अ वैलिड आर्ग्यूमेंट ऑल इट्स प्रीमाइसेस हैव टू बी ट्रू। नो, दैट्स फॉल्स, राइट? सी, वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू सिंगल प्रोपोजिशन। इट इज ट्रू, वैलिडिटी एक आर्ग्यूमेंट में चाहिए होती है, राइट? नेक्स्ट है, इन अ वैलिड आर्ग्यूमेंट ऑल प्रीमाइसेस हैव टू बी ट्रू। गलत, वैलिड आर्ग्यूमेंट में कुछ गलत चीज़ें होंगी, कुछ सही चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें सही तो नहीं हो सकती हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, all cats are dogs, all dogs are animals, therefore all cats are animals। ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट तो हम कैसे भी कर सकते हैं कि कैट्स डॉग्स हैं, डॉग्स एनिमल्स हैं, एंड दैट मीन्स ऑल कैट्स आर एनिमल्स। ठीक है, बट प्रीमाइसेस आर फॉल्स। आर ऑल कैट्स डॉग्स? जो इनका बेस है, जो इनका जो प्रीमाइसेस है, दैट इज फॉल्स। सो दिस इज अ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स करे हैं, ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी इज फॉल्स। ठीक है, लेट्स गो टू द लास्ट आर्ग्यूमेंट, डी। अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन्स, विच इज़ ट्रू। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ।
सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ठीक है, हर ह्यूमंस मॉर्टल हैं, हमें कभी ना कभी मरना है, हम आए हैं तो लाइफ में। सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन, सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन, ठीक है, सोक्रेट एक ह्यूमन है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल। सो ये एक पर्सन है, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ऑल ह्यूमंस की बात करी, फिर हमने सोक्रेट की बात करी विच इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन, देयरफॉर ही इज ऑल्सो मॉर्टल। सो इसमें सेंटेंस भी करेक्ट है, प्रीमाइसेस भी सही है। सो प्रीमाइसेस ट्रू है, हमारा कंक्लूजन जो आ रहा है दैट इज ट्रू, ठीक है। सो दिस इज ट्रू। सो हमने देखा पहला सही था, बी इज करेक्ट एंड डी इज करेक्ट, ए बी डी हमारे करेक्ट आंसर्स में आते हैं। सो इसमें अगर हम देखें हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ए बी डी है। सो क्वेश्चन 9 का आंसर वुड बी ए बी डी। सो अगर हम क्वेश्चन 9 पर जाएं, क्वेश्चन 9 का आंसर होगा आपका ए बी डी, बिकॉज इसमें सी गलत है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। ऑफ कोर्स क्वेश्चन 10 हम नहीं करेंगे, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट इंडियन ट्रीटी ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, इनमें से कौन सी एक एंशियंट इंडियन ट्रीटी है, ठीक है। इसके ऊपर आई थिंक वी हैव इट ऑन द पीपीटी ऑल्सो, लेट्स गो देयर। या सो बेसिकली हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनसे हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। सो अगर हम न्याय सूत्रा की बात करें, न्याय वर्ड है, न्याय क्या होता है, न्याय दिलाना, लॉजिक, हमारी इंडियन लॉजिक का टॉपिक आ गया ये, इंडियन, ठीक है, हमारे इंडियन लॉजिक का टॉपिक आ गया ये। सो न्याय लॉजिक इन फिलॉसफी को रिलेट करता है, मैथमेटिक्स को डायरेक्टली नहीं रिलेट करता है। सो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं है, ठीक है। मीमांसा सूत्रास जो है वो हमारे वैदिक रिचुअल्स, इन सब चीज़ों को डील करता है, अगेन ये हमारे मैथमेटिक्स को डील नहीं करता है, तो ये भी हमारा पार्ट नहीं होगा। प्रमनावर्तिका बुद्धिस्ट स्कॉलर, बुद्धिस्ट टीचिंग्स और बुद्धिस्ट उससे रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट। लीलावती इज द आंसर, लीलावती जो है वो मैथमेटिक्स, भास्करा 2 है मैथमेटिशियन, उनके उससे आया है, सो दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन 11 का आंसर होगा लीलावती, ठीक है, क्वेश्चन 11 का आंसर है हमारे पास सेकंड, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, दिस वुड बी द आंसर। Okay, a culture which is not touched by communication of alphabetic writing is known as culture of। अब बेसिकली कुछ भी लिखा हो, अगर हम बहुत आराम से इसको समझेंगे तो उसका क्या मतलब है, एक कल्चर जो कम्युनिकेशन से टच नहीं हुआ है, ऑफ अल्फ़ाबेटिक राइटिंग, अल्फ़ाबेटिक राइटिंग मतलब कोई कम्युनिकेशन जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इज नोन एज कल्चर ऑफ। उसको किस चीज़ का कल्चर कहेंगे भाई, लिटरेसी तो सारी है ही पढ़ी लिखी, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, सो लिटरेसी कैन नॉट बी देयर, ठीक है। टाइपोग्राफी, अगेन क्या टाइप करोगे आप, विदाउट अल्फ़ाबेट्स यू कैन नॉट टाइप एनीथिंग, राइट, बिना अल्फ़ाबेट के आप क्या लिख पाओगे, सो टाइपोग्राफी इज ऑल्सो नॉट द पार्ट। एक्सक्लूसिविटी, किस चीज़ की एक्सक्लूसिविटी होगी आपके पास, प्राइमरी ओरलिटी, ओरलिटी ओरल, ओरल मतलब बोलना, इसमें आपका रिटन अल्फ़ाबेट कुछ नहीं आता है, सो प्राइमरी ओरलिटी। वेरी सिंपल क्वेश्चन जो नेट का पेपर में आया है, आपके पास डायरेक्ट आंसर है, थोड़ा सा भी दिमाग लगा के देखोगे तो आपको 4th आंसर समझ में आ जाएगा। ओरल मतलब हम बोलते हैं, अल्फ़ाबेट राइटिंग इंक्लूड नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक हम क्लियर हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बड़े प्यारे से आपके लिए मैंने ये बनाया है, क्वेश्चन नंबर 13, यस। तो हमारे पास दिया गया है लिस्ट 1 हमारे पास कॉलेजेस हैं, लिस्ट 2 हमारे पास फाउंडर्स हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपली आंसर बता सकती हूँ, लेकिन हम आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि हम चाहते हैं साथ साथ आप इसको याद कर लो, ठीक है। सो मैच द लिस्ट विद 1 and 2। हमारे पास पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग है, लेट्स गो। मैं आपके लिए फ़ोटोज़ लाई हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी हो। पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग, दिस इज़ पूना कॉलेज, ठीक है, हमारा ये पुणे में है। ये हमारा पूना कॉलेज जो है ये एल्फिनस्टोन ने बनाया था, द फाउंडर वाज एल्फिनस्टोन, एम एल्फिनस्टोन, ठीक है।
PM प्राइम मिनिस्टर जो है PM, पूना कॉलेज ऑफ हिंदू लर्निंग जो है वो हमारा M एल्फिंस्टोन ने वॉज द फाउंडर ऑफ इट। ठीक है, इसको कैसे याद करना है दैट वी विल डिस्कस इन आवर क्लासेस, बिकॉज दैट्स हाउ आई टीच। आई डोंट वांट यू टू क्रैम ऑल द थिंग्स कि रट्टा मार कर रात में बैठ जाओ पेपर 1 ऐसे ही होगा। नो, पेपर 1 याद करने के बहुत सिंपल ट्रिक्स होती हैं, वो हम आपको धीरे धीरे लेसन्स, वीडियो लेसन्स इन क्लासेस में आपको सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बिशप कॉलेज। ठीक है, बिशप कॉलेज जो है नाम हमारा बिशप कॉलेज नाम है, ये डिस्कवर भी बिशप जो है वो चर्च अथॉरिटीज़ ने ही करा था। ठीक है, सो बिशप कॉलेज नाम से ही हमें पता चलेगा कि ये चर्च अथॉरिटीज़ ने ही फाउंड किया था। प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है वो हमारा राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था, ही वॉज द फाउंडर। और स्कॉटिश चर्च जो है वो हमारे स्कॉटिश मिशनरी थे अलेक्जेंडर डफ, ही इन्वेंटेड है। ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन से इट्स इजी टू रिमेंबर। सो अगर हम देखें हमारे पास प्रेसिडेंसी कॉलेज हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है राजा राम मोहन रॉय है, सो B का 3 है। B का 3 और किसी में है ही नहीं। ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी होती है। तो एलिमिनेशन भी करेंगे तो B थर्ड ऑप्शन में और किसी पार्ट में है ही नहीं, तो डायरेक्ट सेकंड पार्ट हमारा सही हो जाएगा अगर हमें ये पता होगा तो। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, फिर पूना कॉलेज है, हमने अभी डिस्कस किया है, M एल्फिंस्टोन ने किया है। ठीक है, सो 2 इज द आंसर। इफ वी गो बैक, हम वापस आ जाते हैं अपने इस पर। क्वेश्चन 13 में हमारा आंसर है 2, इस बच्चे का भी आंसर 2 है विच इज करेक्ट। सो 2 इज द आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर नंबर टू हायर? छोटे से बड़ा क्या करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। SDGs जो है उसमें हमारा छोटे से बड़ा जाना है। हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, हमारे पास इसकी भी PPT है। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, नंबर ऑफ गोल्स, टारगेट्स, इंडिकेटर्स। तो हमें पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि SDGs जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसमें हमारे पास कितनी पब्लिकेशंस हैं, कितने टारगेट्स हैं, कितने नंबर ऑफ गोल्स हैं और कितने इंडिकेटर्स हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो अगेन कम लेट्स गो टू द PPT वर्जन ऑफ इट। आ जाओ। ठीक है, सी अब मैं आपको बता देती हूँ, हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि आपको मैं बताऊँ ABCD एंड आपने मार्क किया ABCD करेक्ट, चलो ख़त्म। नो, यू शुड नो अगर हम ABCD मार्क कर रहे हैं तो हम क्यों मार्क कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग इट। नंबर ऑफ गोल्स 17 है हमारे पास, सबसे कम छोटे से बड़ा जाना है, लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना है। गोल्स जो है वो सबसे कम है, 17 गोल्स हैं हमारे पास SDGs में। टारगेट्स हमारे पास 169 हैं जो हमने फुलफिल करने हैं। सो ऑफ कोर्स 17 फिर 169। ठीक है, इंडिकेटर्स उनको हेल्प करने के लिए हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं वो 247 है। एंड हाईएस्ट इज नंबर ऑफ पब्लिकेशन। ये हमें वैसे भी अंदाज़ा होना चाहिए, पब्लिकेशन हमेशा हाईएस्ट होती हैं बिकॉज SDGs ने बहुत सारी चीज़ें पब्लिकेशंस पब्लिश करी होंगी। सो गोल्स, टारगेट्स, इंडिकेटर्स एंड पब्लिकेशंस। ठीक है, सबसे कम गोल्स हैं हमारे पास। सो आंसर हुआ BCDA। BCDA आपका थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। सो अगर हम आपका क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, BCDA। ठीक है, गोल 17 है, टारगेट 169 है, इंडिकेटर्स 247 है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, आई हैव दैट क्वेश्चन देयर ओनली, वहीं पे कर लेते हैं, सॉरी। चलो, Which of the following are the national coordinators appointed for स्वयं courses? National coordinators बहुत ही important question है, coordinators के ऊपर बार बार question आता है। स्वयं in itself is a very important topic. So इनमें से पूछा, इनमें से हमारे पास national coordinators कौन कौन से हैं? ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर IMB, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग NPTEL, National Institute of Open Schooling NIOS, Block Institute of Teacher Education, Consortium for Educational Communication। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, हम याद कैसे करें, लेट्स सी। इसीलिए हम
बहुत ही इजी ऑप्शन आपके लिए लेकर आए हैं इसके लिए। सी, ये कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपको कोऑर्डिनेटर्स मिल गए, सॉरी इट्स अ लिटिल ब्लर। हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स आ गए हैं NPTEL, ये हमारे पास आंसर है। अब हम इसे याद कैसे करें ताकि हमें कोऑर्डिनेटर वाला आंसर हमारा हमेशा सही हो। हाउ टू रिमेंबर इट, हमारे पास अब क्या क्या है, देखो 3N से हैं हमारे पास NNN, NPTEL, NPTEL, ठीक है। फिर हमारे पास है NCRT, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास NIOS, ठीक है। हमारे पास ये 3 हैं, NCRT, NPTEL और NIOS। 3N है हमारे पास। देन हमारे पास 2 I's हैं, I's मतलब एक इग्नू एंड देन IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। IIMB है हमारे पास एंड देन हमारे पास UC है, U मीन्स UGC एंड CEC। सो NNNIIUC। अब इसको कैसे याद करेंगे, सपोज हमें कोर्ट के फॉर्म में है, हम एक जज है, जज क्या बोलता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 3 बारी बोलता है वो, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सो NNN, ठीक है। NNN मतलब नोट नोट नोट, हाउ यू विल रिमेंबर इट। अब हम आई एम नॉट अ जज, आई एम अ टीचर, सो मैं क्लास की अटेंशन वापस लाने के लिए क्या बोलूँगी, नोट नोट नोट, राइट। सो नोट नोट नोट, NNN, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, जैसे वो बोलते हैं ना साइलेंस साइलेंस 2 बारी फिर। सो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। NNN, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एंड UC, UGC, CEC। सो NNNIIUC, साथ साथ में याद हो गया। अर्जेंट, कंप्लीट, तो यू हैव टू कंप्लीट इट अर्जेंटली। सबकी अटेंशन लाकर मैं आपको बोलती हूँ अर्जेंटली इसको कंप्लीट करके कोऑर्डिनेटर्स याद करके खत्म कर दो। NNNIIUC, ठीक है। NNNIIUC, नोट नोट नोट, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, कंप्लीट, ठीक है। इससे आपका कोऑर्डिनेटर वाला क्वेश्चन अगर कभी गलत हो जाए तो पल्लवी मैम को याद कर लेना, हो नहीं पाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी विल रिमेंबर इट। सो अगर हम इसके पास वापस जाएं तो हमारे पास है NNN, ठीक है। NPTEL, NIOS, ठीक है, और कोई N है नहीं। IIMB का I है हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। UC, C, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं, ठीक है। सो ABC and E, ABC and E हमारा 4th का ऑप्शन है, ABC and E। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, क्वेश्चन 15th का आंसर है आपका 4th ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द आंसर, ओके। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। साथ साथ में ख़त्म करते हैं, साथ साथ में ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी PPT पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 4 इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। अब अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HTTP, SSL, SMTP, FTP, ठीक है। अब इसका आंसर देखो, वैसे तो बहुत इजी है बट हम इसको इजी और इजी बनाएंगे, जिसने नहीं पढ़ा है हम उसके लिए भी इजी बनाएंगे। तो मैं आपको पहले इनकी थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ ताकि इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू लर्न। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, HTTP। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल एक मेल भेजना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को SMTP कहते हैं। जिसको SMTP पता है ना वो ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर पाएगा। क्यों, पीछे जाएं अगर हम, सी अगेन एलिमिनेशन टेक्निक हमेशा क्लास में पढ़ाई जाती है। बोलते हैं पहले जो आंसर आता है उसमें देखो एलिमिनेट कर सकते हो क्या। SMTP इज़ हियर। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, सेंड्स ईमेल थ्रू द इंटरनेट, SMTP तो सिंपल टेक्निक है ईमेल भेजने की, तो ये आंसर इसका पार्ट तो ज़रूर होगा। सो C जो है वो 1 है। अगर हम इसमें जाएं और C's को देखें, C1 सिर्फ 1 है,
सिर्फ एक है, सो आंसर विल बी दिस। अगर एलिमिनेशन टेक्निक यूज करें तो वी गेट द डायरेक्ट आंसर। ठीक है, सिंस हम कर ही रहे हैं तो हम आपको सारी मैं बता देती हूँ आपको। HTTP, SMTP, देन SSL इज सिक्योर सॉकेट्स लेयर एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर अब हम सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 4th ऑप्शन 4। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following statements is logically equivalent to the statement no cats are non-feline? अब इसमें अगर हम लॉजिकली देखें कि नो कैट्स आर नॉन फेलाइन, अब हमने जब भी इसको सॉल्व करना है हमें इसका ऑपोजिट पे जाना पड़ता है। इसको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स लीव इट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज हम इस पर आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर पर ही। इसका आंसर वुड बी, एक मिनट सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम। नो फेलाइंस आर कैट्स। फेलाइंस होते क्या है, हम इसको कर रहे हैं फेलाइंस मतलब कैट फैमिली को बिलोंग नहीं करना, जैसे टाइगर, लायन, ये सारे के कैट्स, ये सारे के सारे कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। दे आर फेलाइन फैमिली। ठीक है, सो जो कैट्स नहीं है वो फेलाइन नहीं है। ठीक है, तो हमें इससे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ढूंढना है कि जो कैट्स फैमिली में नहीं आता है, ऑब्वियसली वो फेलाइन नहीं है क्योंकि हम फेलाइन कैट्स फैमिली के लिए यूज करते हैं। सो नो फेलाइंस आर कैट्स, ऑल नॉन कैट्स आर फेलाइंस। फेलाइन तो नहीं हो सकता, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। नॉन कैट, हम कह रहे हैं कैट फेलाइन है, तो नॉन कैट्स तो फेलाइन नहीं हो सकती हैं। गलत कर देते हैं, इसको काट देते हैं, एलिमिनेट। नो फेलाइंस आर कैट्स, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं फेलाइन कैट्स हैं और कैट फेलाइन है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑल फेलाइंस आर कैट्स, क्या सारे फेलाइन कैट्स हैं? ऑल कैट्स आर फेलाइन। सबसे क्लोजेस्ट स्टेटमेंट हमारी 3 होती है कि जितनी कैट्स हैं वो फेलाइंस हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वो भी करेक्ट हो सकता है बट सबसे क्लोजेस्ट हमारा है ऑल कैट्स आर फेलाइंस। सो 17 का आंसर इज 3। ठीक है, चलो जी, पेपर बहुत सिंपल है, काफ़ी चीज़ें बहुत इजी हैं। जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है, गलत भी हो गया, डजेंट मैटर, हमारे पास ये मौका है कि हम उन क्वेश्चंस को समझें और आगे के लिए पक्का कर लें कि हम इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, सो सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स अदर देन दोज यू आर इंटरेस्टेड इन कैन बी अचीव्ड इन। अब बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, सिस्टमैटिक एलिमिनेशन, सिस्टमैटिकली अगर हम एलिमिनेट करें ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स अदर देन दोज यू आर इंटरेस्टेड इन कैन बी। सी, हमें बेसिकली एक रिसर्च करनी है, ऐसे जने पर रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हमने बाकी सारी चीज़ें को हटा देना है। इसका आंसर वुड बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बहुत आसान है, आई डोंट थिंक इट नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो 18th का आंसर इज 3। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा, ये कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का हमें ऑर्डर देना है। ठीक है, अब देखो, हम जब खुद से पढ़ते हैं या हमने नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कुछ गोल्स आते हैं कि हमने ऐसे ऐसे अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी करनी है। तो क्या आता है, देखो अब इस क्वेश्चन में ना 2 चीज़ें हैं। देखो, हम सबसे पहले गोल्स बनाते हैं, ठीक है, कि ये चैप्टर हमने पढ़ने हैं। ठीक है, बट एक और ऑप्शन है इसके अंदर, इनैक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज। हम स्ट्रैटेजीज भी पहले सोच सकते हैं, टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज। ये दोनों मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ पर आकर, क्योंकि गोल्स भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, टैक्टिक्स स्ट्रैटेजीज भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो फर्स्ट स्टार्टिंग है ना, वो या तो सी से होनी चाहिए या ए से होनी चाहिए, जो कि हमारे 3 और 4 में है, 2 और 4 में। बट आगे चलते हैं, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं कि हमने गोल्स बनाए, गोल्स बनाने के बाद हमने क्या किया। ठीक है, तो देखो, अगर हम सेकंड को देखें, सी के बाद हमारे पास डी है, हमने गोल्स बनाए, फिर हमने प्लान किया कि हम उन गोल्स को कैसे कैसे आगे बढ़ाएंगे उस गोल से। ठीक है, उसके बाद हम अगर आगे जाएंगे तो
तो हमारे पास प्लान्स होंगे, प्लान्स हमने बना लिया। उसके बाद सी लर्निंग रेगुलेट करनी है। सी इस क्वेश्चन को ना करने का एक वो है कि या तो सी से स्टार्ट है या ए से स्टार्ट है, तो अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड या फोर्थ में से हम इस क्वेश्चन में से किसी ना किसी को जब हम फाइनल आंसर की निकालेंगे उसमें आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट मोर बेटरली इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि अभी स्टिल डाउट है, सो लेट्स नॉट डिस्कस इट इन डिटेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। अराउंड 1945 who developed the idea of stored program computer, 1945 के आसपास ना किसी ने आइडिया निकाला कि हम प्रोग्राम कंप्यूटर को स्टोर करेंगे, दैट वाज टू होल्ड प्रोग्राम्स एंड डेटा इन अ मेमोरी एंड देन डेटा वुड मूव बिटवीन मेमोरी एंड द प्रोसेसर, ठीक है। सो बेसिकली इसका आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन। इसने स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का वो ढूंढा था, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। इसको हमें याद ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे कि मैं इसमें से कुछ वो कर दूं, ठीक है। वंस देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर देन आई हेल्प यू आउट हाउ टू डू दैट, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 21 अगेन थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे लिए, सो आई वुड से अभी फिलहाल जो आंसर है इट शुड बी सेकेंड और फर्स्ट, दोनों के बीच में से कोई आंसर होना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड शुड बी द आंसर। SSDs आर ऑल्सो वॉलेटाइल मेमोरी, बट लेट्स नॉट डिस्कस इट राइट नाउ बिकॉज अभी देयर इज स्टिल सम कन्फ्यूजन, ठीक है। वंस फाइनल आंसर की विल बी रिलीजिंग द फाइनल आंसर की, उसके अंदर विल गिव यू द इंटायर करेक्ट आंसर फॉर दिस। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 22। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, UGC इन्फोनेट, NLIST, इंडेस्ट एंड AICTE, इनके अंदर ऐसा कौन सा है। सो ई-शोध सिंधु जो है इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयर, ठीक है। इसका आंसर 22 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सी दीज क्वेश्चन इनको हमें पता ही करना है कि इन तीन ई-शोध सिंधु जो है हम इसको हम और इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं याद करने में, हम ई-शोध सिंधु के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें, ठीक है। तो वो हम करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में ले रहे हैं जिसके बारे में हमें और चीज़ें जाननी चाहिए जो आगे के टॉपिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर अगेन हमें दो लिस्ट दिए हुए हैं, हमें मैच करना है। कम्युनिकेशन फॉर्म दिया है, हमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। पर्सनल एड्रेस, सोशल ड्रामा, नैरेटिव, साइलेंस, हमें ये 4 कम्युनिकेशन के तरीके दे रखे हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन दे रखी हैं। तो अगर हम जाएं तो नैरेटिव, साइलेंस क्या होता है, सबसे पहले साइलेंस पे चले जाओ। साइलेंस क्या होता है, अगर हम डी देखें, sequential accounts told and retold from a particular point of view, subject to community rules for appropriate conduct, points to self and others in interaction. See silence point to self and others, हम जब interaction word यूज़ कर रहे हैं तो silence तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, तो ये silence का पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। invoke socio-cultural rules for behavior, ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। sequence, see again it is told and retold, silence में कोई टेलिंग एंड रीटेलिंग नहीं हो सकता, बताना नहीं हो सकता है। एक कम्युनिटी का रूल है एप्रोप्रिएट कंडक्शन का, ठीक है। तो हमारे को पता है डी का हमारे पास आंसर है 2, डी इज 2। सो हम देखते हैं D2 हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शंस में है, D2 फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो हमारे पास हम ये तो काट देते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे जाएं पर्सनल एड्रेस पर, ठीक है। पर्सनल एड्रेस क्या होता है, What is personal address? Sequential accounts told and retold from a particular viewpoint. भाई personal address तो आप बार बार बताओगे। Once you have, once there is a letter जो आपके पास आना है, आपसे कोई एड्रेस पूछता है, you will tell and retell again about that thing. या फिर A हमारे पास या तो 1 है या फिर हमारे पास A3 है। Points to self and others in interaction. Is it a point? Personal address is not a point. It is sequential account. It is a very important account जो हम लोगों को बार बार बताते हैं, ठीक है। So personal address A1. So हमारे पास आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। So 23 का आंसर according to me should be 1, okay. Next हम PPT में लेंगे next question को हम, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइसेज आर आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज मतलब जिससे हमें बाहर कुछ मिलता है,
ठीक है। आउटपुट होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। सो इनको पढ़ने से पहले हमारे पास ऑप्शंस में है ट्रैक बॉल, CRT मॉनिटर, नंबर पैड एंड प्लॉटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये कुछ इमेजेस हैं जिससे हमें याद हो जाएगा। सी दिस इज CRT मॉनिटर, ये हमारा CRT मॉनिटर है। दिस इज व्हाट, प्लॉटर, ठीक है। ये हमारा ट्रैक बॉल है और ये हमारा है नंबर पैड। सो बेसिकली जो नीचे वाली दो फोटोज है ना, ये दोनों हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिससे हम कंप्यूटर में कुछ डालते हैं। वी गिव कंप्यूटर समथिंग इन है, इन कर रहे हैं हम इसमें। हम इट्स लाइक अ कीबोर्ड, हम नंबर्स इनपुट करते हैं। ट्रैक बॉल ऑल्सो वी मूव द स्क्रीन एंड द कर्सर, इट इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। CRT मॉनिटर और प्लॉटर जो है, इससे हमें चीज़ें बाहर मिलती हैं। सो दिस इज एन आउटपुट, दीज बोथ आर आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। सो हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास CRT मॉनिटर B में है, हमारे पास B एंड प्लॉटर D है। सो हमारे पास ऑप्शन लेफ्ट इज B एंड D, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर वुड बी B एंड D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 25, STEC सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर सोलर थर्मल? जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं जो हम अपनी रूफ्स पे लगाते हैं, ठीक है, जिससे हम एनर्जी कलेक्ट करते हैं, सन की रेज को कलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। बेसिक यूनिट ऑफ STEC इज अ सोलर सेल, यस ये करेक्ट है। ये सपोज हमारा सोलर पैनल है, इसके अंदर देर आर स्मॉल सेल्स जो हमारी एनर्जी को कलेक्ट करता है, सोलर एनर्जी को अपने अंदर कलेक्ट करता है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। STECs में भी फ्लैट प्लेट और कंसनट्रेटिंग टाइप, यस करेक्ट, वो फ्लैट प्लेट भी हो सकते हैं, कंसनट्रेटिंग टाइप भी हो सकते हैं। टेम्परेचर इन STEC में राइज अबव 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, एब्सोल्युटली करेक्ट। 1000 डिग्री से भी ज़्यादा जाना चाहिए, इतनी गर्मी है तो सोलर पैनल्स का फ़ायदा क्या होगा जब वो इतनी डिग्री तक नहीं जाएगा। तो सो येस दे कैन गो। STECs कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली दैट इज़ वाई हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। पैराब्लॉइड डिश कलेक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ STEC जहाँ पर टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, येस विच इज़ करेक्ट। सो हमारे पास आंसर A B C D E सारे करेक्ट है इसके अंदर, सोलर एनर्जी। और ये बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा रिसेंट में इसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। टाइम टू टाइम आपको इसमें अपडेट रहना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, अरेंज द फॉलोइंग सेक्शंस। हमें रिसर्च की डिसर्टेशन जो है वो थीसिस का छोटा भाई है। डिसर्टेशन जो है, रिसर्च डिसर्टेशन जो है, इसकी करेक्ट सीक्वेंस हमें देनी है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगी? देखो, सबसे पहले ऑब्वियसली एक्नॉलेजमेंट होती है। आपने जब अपनी PhD करी, आपको डिसर्टेशन लिखनी है तो आप पहले थैंक यू लिखोगे, ठीक है, कि इस जने को मैं थैंक यू करना चाहती हूँ जिसने मुझे मेरी पूरी PhD की थीसिस लिखने में हेल्प करी। सो एक्नॉलेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट आएगा। सो A शुड बी द फर्स्ट प्लेस। अगर हम देखें हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है जहाँ A फर्स्ट प्लेस पर है, ठीक है। आगे चलते हैं। जी एलिमिनेशन है, ये दोनों तो कट गए, इनके ऊपर हमें ध्यान भी नहीं देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? हमने एक्नॉलेजमेंट कर दी, फिर हमें अपने लिटरेचर रिव्यू के बारे में बात करना पड़ेगा कि हमने अपनी थीसिस में क्या रिव्यू करा है, क्या लिटरेचर में क्या लिया है, ठीक है। सो लिटरेचर रिव्यू, फिर हम रिसर्च मेथड पर जाएंगे कि हमने क्या मेथड्स यूज़ करे हैं इसको कंप्लीट करने में। इस लिटरेचर के ऊपर जो हमने वो टॉपिक लिया है उसके ऊपर हमने क्या क्या करना है, व्हाट आर द मेथड, एंड देन फाइनल वी विल गो फॉर द डिस्कशंस, ठीक है। सो ADBC, दिस इज द करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो 26 का आंसर वुड बी 4th, ओके। चलो आगे चलते हैं। I believe I will do well in the class. राम ने कहा I believe, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा करूँगा क्लास में, ठीक है। I received a perfect score, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है। On the verbal part, जो verbal SAT का पेपर दे रहा था राम, उसमें जो oral part होता है उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। और I have always excelled in my literature classes, और अब रिटन भी मेरा अच्छा होगा क्योंकि मैं रिटन में तो हमेशा से अच्छा था।
दिस इज व्हाट राम सेड। अब राम इसके अंदर क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? हाई सेल्फ एस्टीम, इसमें एस्टीम की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, देयर इज नथिंग अबाउट दी बीइंग एस्टीम्ड हियर, ठीक है, इसमें वो ये नहीं, कोई चीज़ गलत नहीं बता रहा है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। हाई लेवल्स ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी फीलिंग्स को डिपिक्ट करते हैं, यहाँ वो अपनी फीलिंग की बात नहीं कर रहा है, यहाँ वो फैक्ट्स की बात कर रहा है, सो ये एम्पैथी भी नहीं होगा। फिर हाई सेल्फ एफिकेसी इन लिटरेचर या लो सेल्फ एफिकेसी, सी लो तो हो ही नहीं सकता ना, लो तो है ही नहीं, ही इज बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज लिटरेचर वर्क, सो हाई सेल्फ एफिकेसी इन लिटरेचर, ठीक है, दैट ही हैज़ अ वेरी हाई सेल्फ एफिकेसी, की लिटरेचर में बहुत अच्छा है, वो यही कहना चाह रहा है, ठीक है। सो 27th का आंसर इज 3। अगेन 28th question will be done by the mathematics faculty. Let's go to question number 29. Identify the correct sequence of the universities established. इसके लिए हम पीपीटी में जाते हैं, आपको ईयर्स भी मैं साथ साथ में बता दूंगी, ठीक है। 29th क्वेश्चन, यप, ये रहा। सो बेसिकली हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ दी हुई हैं, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। मैंने ईयर्स आपके लिए लिख दी हैं यहाँ पर, ताकि आपको पता हो कि अगर हम इसको चूज़ करें तो वो एक्चुअली कौन सा साल है। अब आपको देख के अपने आप ही आप देख सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे पहले बनी थी बी, ठीक है, सॉरी लिटिल बिट, दिस इज सी, दिस इज नॉट बी, थोड़ा सा पीपीटी में ही गड़बड़ हो गया है, दिस इज सी एंड दिस इज बी, ठीक है, दिस इज अ लिटिल टाइनी दिस थिंग। सो सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर सी जो है वो सेकेंड ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1916, फिर 1918 इज ए, 1916, 1917, 1918, 1920 एंड 1923 लास्ट होगा हमारा। 16 से स्टार्ट होगा, फिर अगले साल में पटना यूनिवर्सिटी है 1917 में, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है 1918 में, एसएनडीटी विमेन यूनिवर्सिटी है 1920 में एंड नागपुर यूनिवर्सिटी है 1923 में। सो दिस इज हाउ दिस इज, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन 29 का आंसर वुड बी सेकेंड, ओके। दिस इज जस्ट आई एम हेल्पिंग यू टू नो दी ऑर्डर्स, आपको ईयर्स पता होने चाहिए आगे के लिए भी, फॉर यू टू रिमेंबर इट, ओके। सो 29 का सेकेंड है। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाते हैं हम स्वयं के क्वेश्चन पे। 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं। स्वयं अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वयं, तो मतलब ये तो आपको आपके टिप्स पर आना चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन ये पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं। सो इसमें से सिर्फ एक है जो उसका क्वाड्रेंट नहीं है। सेल्फ असेसमेंट है, वीडियो लेक्चर है, ठीक है, और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ऑनलाइन डिस्कशंस भी वो देते हैं स्वयं आपको। स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड, ये भी वो आपको देते हैं। बस फेस टू फेस इंटरैक्शन स्वयं में नहीं होती है, फेस टू फेस इंटरैक्शन नहीं होती है। सो ए बी सी डी आर करेक्ट, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी। आपको वो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी देते हैं कि आप अपने आप को टेस्ट कर सको कि आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत। वीडियो लेक्चर्स देते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन देते हैं, आपको नोट्स देते हैं जो आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकें, बस फेस टू फेस इंटरैक्शन नहीं देते हैं। सो 30th का आंसर इज 2। आगे चलते हैं 31, अरेंज देम इन दी ऑर्डर। अच्छा, अब इसमें देखो हमें ऑर्डर में अरेंज करना है इंक्रीजिंग, मतलब छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब हमने देखो इंक्रीज कर रहा है ना, देखो सबसे पहले हम लेंगे एनिमल। एनिमल एक सबसे ब्रॉडेस्ट टर्म है यहाँ पर, एनिमल, ठीक है। उसके बाद हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं डोमेस्टिक में। एनिमल डोमेस्टिक भी हो सकता है, वाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। फिर बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन क्या होता है? वो डोमेस्टिक एनिमल्स जिनके ऊपर हम सामान डाल देते हैं, जैसे हॉर्स हो गया, डंकीज हो गए, वो बीस्ट ऑफ बर्डन होते हैं, ठीक है। सो बीस्ट ऑफ बर्डन, ठीक है। उसके बाद हमारा हॉर्स, फिर एक एग्जाम्पल हो गया।
ठीक है, हमने एक टर्म से फाइनल हम हॉर्स तक आ गए. सो फॉर अकॉर्डिंग टू मी द आंसर हियर इन दिस शुड बी ऑप्शन नंबर 3, BADC. BAD and C. ठीक है, एनिमल सबसे जो छोटा टर्म है वो एनिमल है, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं डोमेस्टिक या वाइल्ड लाइफ, फिर बीस्ट ऑफ बर्डन एंड देन हॉर्स. ठीक है. Next, in Buddhist thought, self-reflexivity is built in the process of. अब बुद्धिज़्म, अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें, बुद्धिज़्म ऑल्सो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पेपर 1 में. अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें, पावर रिलेशनशिप्स की बुद्धिज़्म बात ही नहीं करता है. ठीक है. रिलीजियस चेंज, इतना वो रिलीजन उसके ऊपर भी नहीं फोकस करता है. Politicization, politically also Buddhism is far away from all of this. Verbal communication, अगर सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी करनी है तो वर्बल कम्युनिकेशन बुद्धिज़्म में बोलते हैं दैट अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. 32 का 3 आंसर होगा, थर्ड पार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग मैकलॉय. ये जो आपका हायर एजुकेशन से ये क्वेश्चन है आपका. सो देखते हैं क्या क्या टर्म्स है हमारे पास. ही सक्सीडेड इन रिप्लेसिंग पर्शियन विद इंग्लिश, करेक्ट है ये. ठीक है. ही प्रमोटेड ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस एज टीचर्स, क्या उसने प्रमोशन किया था इंग्लिश टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए? यस, किया था. ही वॉज इंस्पायर्ड बाई यूटिलिटेरियन आइडियाज, नो ही वॉज नॉट. और उसने यूजफुल लर्निंग भी नहीं करी थी, मैकलॉय ने अपनी ही वो करा था. Yes, उसने इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करी थी एंड ही रिप्लेस पर्शियन विद इंग्लिश लैंग्वेज. सो इट शुड बी A and B. क्वेश्चन 33 का शुड बी A and B अकॉर्डिंग टू मी. ओके. 34 बहुत आसान क्वेश्चन है जी यार, ये तो आपको देख के ही पता होना चाहिए कि क्या एज होनी चाहिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, क्या एज होनी चाहिए. ठीक है. व्हाट शुड बी द एज? इट इज़ 18 to 23 ईयर्स. 18 to 23 ईयर्स. ठीक है. हायर एजुकेशन की क्या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है? 18 से 23 साल. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड अनस्टेबल एयर या वाटर पोल्यूटेंट. जी वैसे तो हम इनके बारे में डिटेल भी पढ़ सकते हैं, बट सबसे आसान तरीका, अगर क्वेश्चन हमने देखा और हमें नहीं आता हो तो क्या करना है, सारे ऑप्शंस को देखो. वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है? जो बहुत कम टाइम के लिए होता है, कभी भी वो हो सकता है. तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो इसका आंसर होगा. जो सबसे एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड ही तो ढूंढना है हमने. ठीक है. तो ये तो हमें देखते, ये दो क्वेश्चन 34 35 इतने इजी क्वेश्चंस है ना, इस बारी बहुत आसान पेपर आया है. ठीक है. चलो नेक्स्ट पर चलते हैं. इतना आसान पेपर, बहुत कम टाइम आया है, तो ऑब्वियसली मार्किंग्स आपकी जो वो होगा वो भी काफ़ी हाई होगा. ठीक है. अब इसमें देखते हैं, हमारे पास मैचुरेशन थ्रेट है, एटरेशन थ्रेट है, हिस्ट्री थ्रेट है, टेस्टिंग थ्रेट है. सी हम इसके अंदर देखें, एक मिनट या सो बेसिकली हमारा इसका आंसर जो है ना वो है सेकंड पार्ट. ठीक है. सॉरी, A3 B4 C2 D1. ठीक है. अब बेसिकली अगर हम इसमें ऊपर जाएं, A3 मैचुरेशन थ्रेड जो है अकर्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट लॉन्ग टर्म चेंजेस. सी मैचुरेशन मतलब जब एक चीज़ मेच्योर हो गई है, एक चीज़ एक पॉइंट ऑफ उस पर आ चुकी है, जैसे आपकी पॉलिसीज़ मेच्योर होती हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, राइट. सो वैसे ही मैचुरेशन थ्रेट है अकर्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट या लॉन्ग टर्म चेंजेस इन अ पार्टिसिपेंट, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस. मेच्योर हो जाते हैं, वो कहते हैं ना कि अब वो दिखने में मेच्योर हो गया है. क्यों हो गया है? बिकॉज साइकोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आ गए हैं. ऐसे ही मैचुरेशन थ्रेट जो है उसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस, बोर्डम, फटीग. ठीक है. तो A3 है. ठीक है. अगर हम इस पर जाएं, A3 वैसे भी हमारे पास खाली एक में ही है. सो बेसिकली एलिमिनेशन से ट्राई करो, मोस्ट ऑफ द आंसर सॉल्व होंगे. नहीं होंगे तो फिर हम पेपर 1 पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सिखा देंगे कि आप अपने क्वेश्चंस कर पाओ. ठीक है. चलो, ये बहुत ही ईजी है, इसको डिकोड करना पड़ेगा. इसका आंसर है फोर्थ पार्ट. मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास लिस्ट में बोल्ड, रिंग, सोल्ड, फ्रॉम दे रखा है, ये कोड्स दे रखे हैं. इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे हम बाद में. इसका आंसर है फोर्थ. ठीक है. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं.
38th, sorry, International Solar Alliance, ISA, is the alliance of countries most of which lie partially or completely. बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, ये इतनी बारी मैंने पढ़ाया है ये क्वेश्चन. इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA कहाँ लाई करता है? अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करता है. थर्ड इसका आंसर है, ये आपका जो थर्ड है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इनके बीच में ये लाई करता है. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है. हम वही क्वेश्चन समझाएंगे जिसमें समझाने की ज़रूरत है. ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं 39th पे. आइडेंटिफाई द स्केल या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, बेसिकली हम ये देखते हैं, इसका आंसर हमारे पास ये तीनों सही हैं. नॉमिनल स्केल जो है वो ऑब्जर्वेशंस अलाउ नहीं करता है. ठीक है, हमारा ये NOIR है, ये इसमें हमें ऑब्जर्वेशंस नहीं होती हैं, OIR में होती हैं. सो BCD हमारा सेकंड, ये इसका आंसर. ये सब क्लास में करी हुई चीज़ें हैं, मतलब ये सब कहेंगे बट ये एक्चुअली में क्लास में करी हुई चीज़ें हैं. दे आर वेरी ईजी. ठीक है, चलो 40th पर आते हैं. बेसिकली हमें डिजीज़ दिए हुए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं. वाटर बॉर्न डिजीज़, वाटर वॉश डिजीज़. ये बहुत अच्छा तरीका है, पता है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी गुड. हमें ये 4 बीमारियां याद हो जाएंगी जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है, कि वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन सा है, उसका क्या मतलब है, वाटर वॉश डिजीज़ कौन सा है, उसका क्या मतलब है, बेस्ड एंड रिलेटेड. ठीक है, सो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ. तो ये इट इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेस्ड कौन सा है. ए इज़ द आंसर. ठीक है, इसका आंसर ए है. A3 आपका जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब हम अगर गंदा पानी पी लेंगे तो हमें टाइफाइड हो जाएगा. वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है दैट इज़ टाइफाइड, कि गंदा पानी पीने से हम बीमार हो जाएं. ठीक है, उसके बाद हमारा है वाटर वॉश्ड डिजीज़. अगर हमने सही तरीके से साफ़ नहीं किया, गंदे पानी से वो यूज़ किया, तो हमें ट्रैकोमा हो जाएगा. वाटर बेस्ड डिजीज़ मतलब ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ पोल्यूटेड वाटर, मलेरिया. एंड देन डी है वाटर रिलेटेड इशू, दैट इज स्काइस्टोमाइसिस. ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है 40th का फर्स्ट पार्ट. ओके, चलो 41 पर आते हैं. फटाफट से इन क्वेश्चंस को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू सैम्पलिंग अप्रोच इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वेयर by a sampled individual is observed for a so basically set period of time के लिए हमारे पास एक set period of time है, उस पर हम एक इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो क्या होगा, फोकल सैम्पलिंग, फोकस करके हम एक जने के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं एक सेट पीरियड ऑफ टाइम पे. तो फोकल सैम्पलिंग नाम से ही पता चल रहा है. आई डोंट थिंक देयर इज मच टू डू इन दिस क्वेश्चन. आगे चलते हैं. एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड्स क्लैरिटी. क्लासरूम टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्लैरिटी की जो ज़रूरत है, दैट इज़, इसका आंसर है ABC ओनली. इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसेस. हमें क्लासरूम टेक्नोलॉजी में ये 3 चीज़ें चाहिए. एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर और इंस्टीट्यूशनल इंडोलेंस हमें नहीं लेना है इसके अंदर. ठीक है, 42 हो गया. नेक्स्ट हम 43 पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. इसका आंसर 4th है. बच्चे का भी सही है जिसका भी ये पेपर है. आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, BDNE ओनली. ठीक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज सोर्स, यूज ऑफ मीडियम एंड रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस. ठीक है, 43 हो गया हमारा. 44. ठीक है, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कौन सी फैलेसी कमिट हुई है. तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ अ मर्डर सिंस देर इज नो वे तरुण कैन किल समवन. कौन सी फैलेसी है इसके अंदर. बेगिंग द क्वेश्चन. इसके अंदर ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, तरुण कुड किल समवन, तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ अ मर्डर. क्वेश्चन है सिंस देयर इज नो वे तरुण कुड किल समवन. ये बहुत ईजी है, अगर हम फैलेसीज बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर अस. इसको हम डिटेल में क्लास में लेंगे. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये आपको मैथ्स वाले टीचर्स कराएंगे. तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, हमें ये पैराग्राफ दिया हुआ था, इसके बेसिस पर हमें आंसर वो थे. आई विल टेल यू दी आंसर्स. ठीक है, क्योंकि वी कैन नॉट रीड द इंटायर दिस थिंग,
तो I'll just tell you the answers. You can just cross check with your this thing. As a result of chip boom, the requirement of workforce in the electronics manufacturing sector will increase is the answer from the paragraph. ठीक है, 47 का हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा द नॉन IITs ऑर्बिट. ठीक है, 48 का आंसर हमारा होगा 1/3 India's share in the semiconductor global talent pool from the paragraph. Micron set up a, इसका आंसर होगा an ATP plant. See all these questions, इसको हम अच्छे से comprehension को क्लास में करेंगे because we will understand this as a piece of news also. ये न्यूज़पेपर का ही आर्टिकल है, तो हम इसको एज अ पीस ऑफ न्यूज़ भी पढ़ेंगे क्लास के अंदर, विच इज़ अगेन वेरी गुड फॉर अस. ठीक है, इसका आंसर होगा A, B and D ओनली. ठीक है, सो दीज आर द 50 क्वेश्चंस. इनमें से हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी आपके कौन से आंसर सही हैं, कौन से आंसर गलत हैं. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना आपको क्या अच्छा लगा हमारी PPT में, हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में. ऑब्वियसली सबसे अलग है, दैट इज़ वाई साहित्य क्लासेस है. थैंक यू.